नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, जो कि कॉमन पेपर है। और यह कॉमन पेपर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट, यानी कि जो भी बच्चा डीएड कर रहा है सभी इस वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने सभी मित्रों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और काफ़ी सारी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद में ऑल का ऑप्शन आएगा, उसको बेल आइकन में प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आप उन वीडियोस को तुरंत देख सकेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आज हम यूनिट 1 पर बात करेंगे, यूनिट 1.1 पर, जिसमें पूछा गया है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। दिव्यांगता की या विकलांगता की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो क्या है। तो बात करते हैं, दिव्यांगता समाज में अलग थलग माने जाने वाला एक समूह रहा है। प्राचीन साहित्य का अध्ययन करने से यह पता चलता है कि दिव्यांगों की दशा बहुत ही शोचनीय थी। किसी के कुष्ठ रोग होता था, किसी के कुबड़ निकला होता था। ऐसा पहले देखने को मिलता था और अभी भी देखने को मिलता है। तो पहले से ही, चाहे वो भगवानों के समय में हो, द्वापर युग में हो, त्रेता युग में हो, कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ें देखने को मिली हैं। और उस समय इन्हें बुरी आत्मा, राक्षस या पूर्व जन्म का पाप कहा जाता था। उन्हें समाज से अलग एवं वंचित रखा जाता था। समाज द्वारा प्रारंभ से ही दिव्यांगता को नकारात्मक दृष्टि से देखा गया है। और फिर भी जो सहानुभूति है वो अभी भी देखने को मिलती है। कुछ लोग जो हैं वो दिव्यांगों के प्रति सहानुभूति दिखाते हैं और कुछ लोग जो हैं वो दिव्यांगों के प्रति सहानुभूति नहीं दिखाते हैं। अगर बात कर ली जाए कि प्रागैतिहासिक काल में इसे दोषपूर्ण रूप से जन्म लेने वाला या जन्म या शैशवावस्था में इन्हें मारने की घटनाएं भी सामने आती थी। यानी कि जन्म के समय या शैशवावस्था में जब बच्चा होता था, देखते थे कि बच्चा दिव्यांग है या इसमें कोई कमी है, तो इसमें बच्चों को मार देते थे। और पाषाण युग में क्या होता था, इसमें मानसिक अवस्था वाले जो बच्चे होते थे उन्हें पिशाच आधिपत्य कहा जाता था। इन्हें प्रार्थना, जादू टोने से, शोरगुल, झाड़ फूंक, इस प्रकार से इन्हें ठीक किया जाता था। और विकलांगों के उपचार के लिए या दिव्यांगों के उपचार के लिए ठंडे जल का प्रयोग किया जाता था, जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जाता था, वृक्षों और पत्तियों का औषधियों के रूप में प्रयोग किया जाता था और योग चिकित्सा का भी प्रयोग किया जाता था। इससे जो था वो जो बच्चे थे, जो दिव्यांग, जो अक्षम व्यक्ति थे, उनको काफ़ी मदद मिलती थी और वे एक समाज का अभिन्न अंग बन सकते थे। अगर देखा जाए तो 5000 ईसा पूर्व की अगर हम बात कर लें तो वहाँ पर रामायण के काल में भी आप लोग अगर देखते होंगे कि रानी कैकेयी की दासी जो थी मंथरा, वहाँ पर भी यह देखने को मिलता था कि यहाँ पर मंथरा जो थी वो मंदबुद्धि थी। तो ये भी आपको देखने को मिलता था। आज से नहीं, मैंने बताया कि भगवानों के समय से जब रामायण काल चलता था या अगर कृष्ण काल चलता था तो उस समय भी दिव्यांगता देखने को मिलती थी। आगे चलिए चर्चा कर लेते हैं। समय परिवर्तन के साथ ही लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया, जिसमें शिक्षा शास्त्री, धर्म अनुयायी या धर्मावलंबी, महात्मा, ऋषि, मुनि, इन लोगों ने बहुत ही बड़ा योगदान दिया। यानी कि जो भी हमारे धर्म के संस्थापक थे, जो भी मुनि थे, महात्मा थे, इन सभी ने इस दृष्टिकोण को अपनाते हुए एक अच्छा योगदान दिया और दिव्यांगता को समाज का अंग मानने के लिए प्रारंभ किया कि आप जो दिव्यांग बच्चे हैं इनको एक समाज का अंग माना जाए और इन्हें भी उतना ही समझाया जाए जितना कि एक सामान्य बच्चे को समझाया जाता है, सामान्य व्यक्ति को समझाया जाता है। तो दोस्तों, आगे देखते हैं। 16वीं शताब्दी में पोप ग्रेगरी प्रथम ने धामी वंश जारी कर अपने अनुयायियों को दिव्यांगजनों की सेवा करने का आदेश दिया। तो फिर भी उनकी स्थिति जो थी अत्यंत दयनीय थी। यानी कि कुछ कार्य तो किए जाते थे, कभी कभी कुछ कार्य भू स्तर तक आते थे और कभी कभी कार्य
जो थे वो भूस्तर पर नहीं आ पाते थे। कार्य किया तो जाता था लेकिन कार्य होता नहीं था। अगर हम बात कर लें दोस्तों तो गुप्तचर भी रखे जाते थे पहले, जैसे कि लगभग अगर बात की जाए 1000 ईसा पूर्व की, तो उस समय पर क्या होता था, गर्भ एवं भ्रूण शास्त्र ग्रंथ उपनिषद जो होते थे, जो भी दोषपूर्ण संतान ये जन्म लेता था उसको चिंता युक्त भी रहते थे और उन्हें मार भी दिया जाता था। ऐसा मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अगर राजा कौटिल्य की बात की जाए तो इन्होंने अपमानजनक जो भी शब्द थे उनको प्रतिबंधित किया, यानी कि विकलांगों के लिए, दिव्यांगों के लिए जो भी अपमानजनक शब्द थे इन पर प्रतिबंध लगाया कि इनको कोई भी अपमानजनक शब्द नहीं कहेगा, इनको बुरी आत्मा नहीं कहा जाएगा। इस प्रकार से जो भी शब्द उपयोग किए जाते थे इस पर रोक लगाई गई। 17वीं शताब्दी की अगर बात कर लें तो 17वीं शताब्दी में दिव्यांगजनों की शिक्षा दीक्षा एवं देखरेख की व्यवस्था की जाने लगी और दर्शन शास्त्रीय N.A. डिस्कार्ड ने सीखने के सिद्धांत की नींव रखी और इस काल में पाहोपिंस की जो नामक एवं स्पेसिफिक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने बधिर बच्चों को लिखना पढ़ना प्रारंभ सिखाया और सूरदास और अन्नास का भी वर्णन किया, यानी कि सूरदास जी को आप सभी जानते हैं, तो इनका भी वर्णन किया गया। आगे बात करते हैं 18वीं शताब्दी में इस युग को पुनर्वास की अवस्था कहा भी जाता है। पुनर्वास क्या होता है? पुनर्वास दोस्तों, जितने भी हमारे दिव्यांग व्यक्ति हैं, दिव्यांग बालक हैं, इनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना और उनके लिए जो भी उपकरण, जो भी कृत्रिम अंग का उपयोग होता है उसको लगाना, तो ये पुनर्वास का कार्य होता है। इनको पुनर्वसित करना, समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, एक व्यवसाय के लिए तैयार करना, कोई भी अंग अगर नहीं है तो उस अंग के द्वारा उनको पुनर्वसित करना। तो दोस्तों पुनर्वास की अवस्था भी जारी की गई और सामाजिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो भी सामाजिक परिवर्तन आता है, इसमें परिणाम स्वरूप जो भी चीज़ें आई सामाजिक परिवर्तन में, CREs जो मतलब कह सकते हैं कि एक तरीके से समुदाय आधारित जो भी चीज़ें हुई उसको सही किया गया और इसी काल में शोध और अनुसंधान पर भी काफ़ी चीज़ें जो थी वो प्रारंभ की गई। सैमुअल हार्वे ने हस्तचलित संकेतों की पद्धति विकसित की और इन्हें सांकेतिक पद्धति का जनक कहा जाता है, यानी कि सैमुअल हार्वे को सांकेतिक पद्धति का जनक कहा जाता है। इसके उपरांत 1748 ईस्वी में दोस्तों क्या किया गया, डॉक्टर रिट ने दृष्टिबाधित व्यक्तियों की शिक्षा प्रारंभ कर सर वैलेंटाइन ने 1984 ईस्वी में एक अंध विद्यालय खोला, जो कि दृष्टिबाधितों के लिए विद्यालय खोला गया। 1784 ईस्वी में सर वैलेंटाइन ने खोला और आप सभी को पता है कि इस समय जो भी लिपि चलाई जाती है, ब्रेल लिपि चलाई जाती है, जिस पर जो बुंदियाँ होती हैं उस पर कार्य किया जाता है। 6 बिंदु जो होते हैं, 6 बिंदुओं पर कार्य किया जाता है और लुइस ब्रेल जी ने इसका विकास किया था। लुइस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा और जहां पर दोस्तों आप लोगों को लिखना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी एक कॉपी बना लीजिएगा, वहां पर आप लोग लिखते जाइएगा। दोस्तों 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, इसके लिए दिव्यांगजनों को बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से दिव्यांग बच्चों को शिक्षा दीक्षा जो थी वो प्रारंभ की गई और लुइस ब्रेल ने ब्रेल लिपि बनाई। मैंने अभी आपको बताया 1809 ईस्वी में 1870 ईस्वी में ब्रिटेन के लोगों ने दिव्यांगों के लिए शिक्षा के लिए एक जागरूकता अभियान चालू किया और 19वीं शताब्दी में दिव्यांगजनों हेतु महत्वपूर्ण कार्य करने में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल तथा अल्फ्रेड बिने, मैडम मारिया मॉन्टेसरी, आप सभी को पता है, जिन्होंने बताया कि बच्चों को हम इंद्रियों के माध्यम से सिखा सकते हैं। और भारत में सन 1957 ईस्वी में श्रीमती AP शार्प ने अमृतसर में एक अंध विद्यालय की
स्थापना की। अगर 20वीं शताब्दी की बात कर लें तो इस शताब्दी के प्रारंभ में ही मानसिक तौर पर पिछड़े बालकों के लिए विद्यालय खोले गए और यह प्रयास सफल नहीं हो सका। कुछ समय पश्चात श्रवण बाधित और दृष्टि बाधित बच्चों से 200 बच्चों के लिए एक दिवसीय विद्यालय खोले गए और शताब्दी में ही आंशिक निःशक्त व्यक्तियों के लिए विद्यालय थे, परंतु इसमें कोई भी सुविधाएं नहीं थी। लंदन में भी काफ़ी सारा प्रचार प्रसार हुआ। और अगर बात कर ली जाए तो जीन मार्क इटार्ड ने मानसिक बंधित बच्चों के लिए काफ़ी कुछ किया। तो याद कर लीजिएगा जीन मार्क इटार्ड जी को, काफ़ी सारा योगदान रहा है। 1913 ईस्वी में भारत में कई दृष्टिहीन मूक बधिर जो बच्चे थे इनके लिए प्रावधान किया गया कि और विद्यालय भी खोले गए। रॉयल कमीशन हुआ जिसमें मेंटली डिफिशेंसी बिल के नाम से भी जाना जाता है, और काफ़ी सारे ऐसे एक्ट थे जो लाए गए। 1972 ईस्वी में लुइस ब्रेल मेमोरियल अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। 1968 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, विशेष विद्यालय और समेकित विद्यालय की बात की गई। आगे बात कर लेते हैं। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 ईस्वी में लाया गया। इसके बाद में 1992 ईस्वी में भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना की गई। अगर हम बात कर लेते हैं आगे तो निःशक्त जनों के लिए PWD यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट लाया गया, जहां पर 7 प्रकार की दिव्यांगताओं की चर्चा की गई, और ये सभी एक्ट जो आपके हैं वो आगे चलकर आपको पढ़ाए जाएंगे। 1999 में राष्ट्रीय न्यास अधिनियम आया। इसमें 4 प्रकार की दिव्यांगताओं की चर्चा की गई: मानसिक मंदता, प्रमस्तिष्क पक्षाघात, स्वलीनता और बहुविकलांगता। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी मित्रों के पास में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, इसके आगे जो आपको पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।